और वो डायमेंशनल फोरम के बारे में याद करते हुए कहता है और फिर उसके बारे में हमें बताता है। डायमेंशनल फोरम को फेडरेशन ने एस्टेब्लिश किया था जिससे वो लोगों को इंकरेज कर सके, जिससे वो लोग अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे के साथ शेयर कर सके। उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारी रियल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। उसके अंदर कोई भी पावर या नॉर्मल इंसान किसी भी तरीके का मैसेज कर सकता है। और स्कूल के अंदर रहते हुए मैंने कभी भी डायमेंशनल एरिया के बारे में जानने का नहीं सोचा, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मुझे इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पर अब मुझे लगता है कि सनसेट यूनिवर्सिटी के अंदर सभी लोगों के साथ रहने के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करके देखना होगा कि आखिर ये किस तरीके से काम करती है। जो सोचते हुए ज़ाओबेन जैसे ही अपने बिल्डिंग के अंदर आता है, पर तभी ज़ाओबेन को कोई पीछे से आवाज देते हुए कहता है, क्या तुम भी कोई स्पेशल स्टूडेंट हो जो इस बिल्डिंग के अंदर रहते हो? ये सुनकर ज़ाओबेन कंफ्यूज होते हुए आसपास देखता हुए कहता है, आखिर ये कौन है और किसने मुझे आवाज दी? पर तभी ज़ाओबेन का ध्यान नीचे जाता है जहाँ पर एक लड़की उससे कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो ज़ाओबेन उसको देखते हुए कहता है, हेलो, मेरा नाम ज़ाओबेन है और मैं सेकंड फ्लोर पर रहता हूँ। और इसकी बात सुनकर वो लड़की भी खुश होते हुए ज़ाओबेन को अपना इंट्रो देते हुए कहती है, हेलो, मैं भी एक स्पेशल स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम वोंग लू है, जो कि आज ही मैं यहाँ पर आई हूँ, तो मुझे आप ज़ाओलू बुला सकते हो। और मैं यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाली हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग फ्यूचर में नेबर होने वाले हैं। पर जैसे ही वो अपने सामने की तरफ देखती है जहाँ पर ज़ाओबेन वहाँ से गायब हो गया था, जिसे देखकर वो लड़की कहती है, आखिर लड़का कहाँ चला गया है? पर तभी उसको ऊपर से गेट बंद करने की आवाज आती है। ये देखकर ज़ाओलू कहती है, मुझे लगता है कि मेरे नेबर्स थोड़े से अजीब से हैं। और फिर ज़ाओबेन अपने रूम में आने के बाद उस फोरम को चालू करते हुए देखता है कि आखिर वहाँ पर क्या होता है। थोड़ी देर चेक करने के बाद ज़ाओबेन को समझ में आ जाता है और वो कहता है, ये देखकर मुझे समझ में आ गया है कि ये प्लेटफॉर्म, यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि इंफॉर्मेशन को शेयर यानी कि बेचा करते हैं। यहाँ पर स्कूल के अलावा भी और भी कई सारे लोग हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर यहाँ पर इंफॉर्मेशन को बेचते हैं और खरीदते हैं। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने रियल नाम का इस्तेमाल करते हुए हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि फेडरेशन को इस चीज की कोई भी परवाह नहीं है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर कई सारे रिवॉर्ड सिस्टम भी हैं जिसमें हम डायमेंशनल पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए ऐसी कई सारी प्रकार की चीजें भी खरीद सकते हैं। पर अगर मुझे कुछ डायमेंशनल पॉइंट बनाने होंगे तो मुझे इसके अंदर किसी तरीके का कंटेंट डालना होगा। और जहाँ पर हम देखते हैं ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा कम डायमेंशनल पॉइंट पर मिल रही होती है और इसमें हमारी कोई भी काम की चीजें नहीं होती है, इसलिए मैं इस चीज को स्किप कर देता हूँ। फिर थोड़ी देर ज़ाओबेन सब चीजें पढ़ने के बाद कहता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं किस कंटेंट को यहाँ पर पोस्ट करूँ। पर थोड़ी देर सोचने के बाद ज़ाओबेन को एक आइडिया आता है। फिर आगे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस चीज को यहाँ पर कंटेंट की तरह पोस्ट कर देना चाहिए। जिसके बाद वहाँ से नेक्स्ट सीन टीचर फैंग बी का होता है, जो अपने बिस्तर पर बैठकर उसी फोरम को चेक कर रही थी और वहाँ पर स्कोर करते हुए देखती है और कहती है कि ये न्यू फ्रेशमैन का ग्रुप है। लेकिन तभी टीचर फी का ध्यान एक चीज पर जाता है जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और फिर हमें पोस्ट दिखाया जाता है जो कि ज़ाओबेन ने पोस्ट किया होता है, जो कि कुछ और नहीं, वो स्मॉल बुद्धा टेम्पल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। और ये पोस्ट देखकर टीचर फी भी काफी ज्यादा हैरान होती है और घबराते हुए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ऐसा कौन है जिसको स्मॉल बुद्धा टेम्पल के बारे में पता है? स्मॉल बुद्धा ऐसी जगह पर है जो जगह पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है और इसकी सारी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से सीक्रेट है। और इसके अलावा ऐसे कई सारे टीचर हैं जिनको इनका नाम ही नहीं पता है। जिसके बाद वो हेजिटेट होते हुए कहती है, जिसने भी अभी ये पोस्ट डाली है उसने अभी अभी इस अकाउंट से रजिस्टर किया है और उसने अपने पहले पोस्ट पर 20 शेयर पॉइंट का डिमांड किया है। क्या ऐसा तो नहीं कि ये फेक अकाउंट है जो लोगों को स्कैम करने के लिए बनाया गया है? लेकिन साथ ही उस चीज पर गौर करते हुए कहती है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस इंसान को सच में स्मॉल बुद्धा टेम्पल के बारे में पता हो। क्या मुझे इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए? क्योंकि अगर इसकी बातें सच होती है तो ये मिलिट्री के लिए काफी ज्यादा अच्छी रिसर्च हो सकती है। इसलिए टीचर उसे हेजिटेट करते हुए उसे परचेज कर लेती है। जिसके बाद उसके सामने एक पैनल आता है और उस पैनल में ज़ाओबेन ने हार्ट मेडिटेशन के बारे में लिखा था। और टीचर इस मेडिटेशन को पढ़ते हुए कहती है, ये मुझे इमोर्टल एसेस एनर्जी आर्ट लग रहा है। भले ये पूरी तरह से फ्री हो, पर यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो इसे प्रैक्टिस कर रहा हो। आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक बेवकूफ हूँ और मेरे साथ स्कैम हो गया है। जिसके बाद सीन ज़ाओबेन के गेम का होता है, जहाँ पर एंशिएंट सिटी के डंजन के अंदर ज़ाओबेन अपने सिल्वरफ्लाई एंड्स के साथ स्केलेटन नाइट के साथ लड़ रहा था। और फिर जैसे स्केलेटन नाइट उसके ऊपर अटैक करता है तो वो एंड ऊपर की तरफ होकर उस अटैक से डॉज कर लेती है, जिसकी वजह से स्केलेटन नाइट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और यहाँ वहाँ देखने लग जाता है। पर तभी सिल्वरफ्लाई एंड उसके ऊपर से अटैक कर देती है, जिसके बाद उसके स्केल को पकड़कर अपने पॉइजन नीडल के साथ उसके स्केल को डिस्ट्रॉय कर देती है और स्केलेटन जलने के डिस्ट्रॉय
हो जाने की वजह से ज़ॉबेन को एक कंपेनियन बीस्ट का एग मिलता है, जिसको देखकर ज़ॉबेन एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, फाइनली इतने लंबे समय के बाद मुझे एक कंपेनियन बीस्ट एग मिल ही गया। जिसे लेकर वो सिल्वरफ्लाई एंड्स को खिला देता है और सिल्वरफ्लाई एंड उसे खा लेती है, पर उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। ये देखकर ज़ॉबेन उससे कहता है, तुम इसे सिर्फ खाओ मत, जल्दी से थोड़ी बड़ी हो जाओ। फिर ज़ॉबेन आगे की तरफ देखते हुए सोचकर कहता है, मुझे लगता है कि स्केलेटन नाइट की मदद से इस सिल्वरफ्लाई एंड्स को ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए क्यों ना मैं इस मैप के डीपेस्ट पार्ट्स को एक्सप्लोर करूं। और ये सोचकर ज़ॉबेन सिल्वरफ्लाई एंड्स के ऊपर सवार होकर डंजन के और अंदर जाने लगता है और इस केव के और भी गहराई के अंदर जाकर एक्सप्लोर करने लगता है। पर पूरी एरिया पूरी तरह से खाली होने की वजह से ज़ॉबेन ये देखकर बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। जितना ज्यादा मैं इस डंजन के अंदर जा रहा हूँ, पर उसके बाद भी मुझे यहाँ पर कोई भी स्केलेटन सोल्जर या मॉन्स्टर नहीं दिख रहा है। तभी वो डंजन का एरिया खत्म हो जाता है और ज़ॉबेन के सामने एक पिलर आ जाता है और उसका नाम एंसेंट सिटी फायर गॉड प्लेटफॉर्म था। और ज़ॉबेन इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि ये पिलर काफी ज्यादा बड़ा था और सबसे ऊपर वहाँ पर एक आग जल रही थी। और ज़ॉबेन उसे देखते हुए कहता है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, आखिर फायर गॉड का प्लेटफॉर्म यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद हमें फायर गॉड प्लेटफॉर्म के बारे में पता चलता है। चाइनीज मैथोलॉजी में ईबो फायर एम्परर में से एक का सन था और ईबो इस सैन क्लैन का एंसेस्टर और फाउंडर था, और जिसे बाद में फायर गॉड का टाइटल दिया गया, यानी कि ईबो की टेरिटरी है, जिसे अब फायर गॉड प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। और ये जगह स्टार ऑब्जर्वेशन है जो ईबो इस्तेमाल किया करता था। और जैसा कि हिस्ट्री बुक में लिखा गया है, गॉड ऑफ फायर का प्लेटफॉर्म एंसेंट सिटी के अंदर नहीं बल्कि कि साउथ वेस्ट में कहीं पर है। तो आखिर ये यहाँ पर एंसेंट सिटी के इतने अंदर पार्ट में क्या कर रहा है। पर तभी ज़ॉबेन का ध्यान ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पर वो देखता है और आगे कहता है, मुझे लगता है कि फायर गॉड प्लेटफॉर्म से कोई चीज उड़कर हमारे पास आ रही है। और जहाँ पर हम देखते हैं कि फायर से बना हुआ एक बर्ड ज़ॉबेन के एंड्स के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से ज़ॉबेन सिल्वरफ्लाई एंड के ऊपर से जंप कर नीचे कूद जाता है। और यहाँ पर वो उड़ता हुआ फायर बर्ड सिल्वर विंड फ्लैश का इस्तेमाल करता है और सीधे ज़ॉबेन के ऊपर अटैक कर देता है। ज़ॉबेन भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर वो अपने एस्पाम का एक्टिवेट करते हुए और फायरबर्ड से कहता है, आ जाओ चलो देखते हैं। और फिर जैसे वो फायरबर्ड ज़ॉबेन के सामने आती है तो ज़ॉबेन अपना एस्पाम का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है, पर वो बर्ड उस अटैक से बच जाता है। ज़ॉबेन ये देखकर हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या ये बच गया? मुझे ऐसा लगा कि मैंने हवा के ऊपर हिट किया। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वो फायरबर्ड ज़ॉबेन को जलाकर वहीं पे उसका काम तमाम कर देती है। ये देखकर ज़ॉबेन ब्लड टी को पीते हुए कहता है, चलो आ जाओ अब फिर से खेलते हैं। और फिर ज़ॉबेन फिर से गॉड फायर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो बर्ड फिर से ज़ॉबेन का पीछा करने लगता है। और ज़ॉबेन उस फायरबर्ड से बचते हुए कहता है, मेरा सिल्वरफ्लाई एंड्स काफी ज्यादा फास्ट है, पर इसके बावजूद भी मैं डायरेक्टली गॉड फायर प्लेटफॉर्म पर उड़कर नहीं जा सकता, जिससे मैं ये देख सकूं कि आखिर उसके अंदर क्या है। और इसके अलावा ये फायर से बना हुआ बर्ड भी रेगुलर मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मुझे इससे भी निपटना होगा। लेकिन अगर सोचा जाए तो मैंने सबसे पहले सिल्वरफ्लाई एंड्स के अटैक को डॉज किया और इसके बाद मुझे इसने अपना शिकार बनाया। मुझे लगता है कि ये फायर से बना हुआ बर्ड फायर प्लेटफॉर्म के जो सबसे ज्यादा करीब होता है, ये उन्हीं के ऊपर अटैक करता है। तो शायद मैं इसका इस्तेमाल करते हुए मुझे इसको एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। मैंने अपने कंपेनियन बीस्ट स्टेज को अलग कर सीधे अपने आप को नीचे झुक जाता है, जिसका फायदा उठाकर सिल्वरफ्लाई एंड सीधे उस फायर के ऊपर अटैक कर देती है। ये देखकर ज़ॉबेन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यानी कि सिल्वरफ्लाई एंड्स के अटैक उस फायर फिनिक्स पर काम करता है। पर ज़ॉबेन आगे बढ़ते हुए कहता है, लेकिन मेरे पास कोई भी किलिंग नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन फिर से वो आगे बढ़ते हुए कहता है, छोड़ो, इसके ऊपर कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे सबसे पहले ऊपर जाकर देखना है कि आखिर ऊपर क्या है। पर तभी अचानक से उसके सामने दो फायर फिनिक्स और आ जाती है। ये देखकर ज़ॉबेन कहता है, आखिर क्यों, आखिर इतने सारे फिर से क्यों? और ये देखकर ज़ॉबेन अपने सिल्वरफ्लाई एंड से कहता है, जल्दी से इन दोनों फायर फिनिक्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करो। और ये बात सुनते ही वो सिल्वरफ्लाई एंड उन दोनों फायर फिनिक्स के सामने जाकर सीधे ऊपर की तरफ उड़ जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों फायर फिनिक्स उस सिल्वरफ्लाई एंड्स के पीछे लग जाती है। और ज़ॉबेन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, आखिरकार अब मैं ऊपर जाकर देख सकता हूँ कि आखिर वहाँ पर क्या है। पर तभी फिर से उस फायर गॉड प्लेटफॉर्म से कई सारी फिनिक्स निकलकर ज़ॉबेन के सामने आ जाती है, जिनको देखकर ज़ॉबेन गुस्से से कहता है, आखिर ये क्या बकवास है, आखिर इतने सारे, मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल से आखिर यहाँ तक पहुँचा था, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर ऊपर क्या है। जो बोलकर ज़ॉबेन हवा में जंप करते हुए एस्पाम का इस्तेमाल करते हुए अपने ऊपर एक बूस्ट लेता है और सीधे ऊपर की तरफ उड़ जाता है। और वो देखना चाहता था कि आखिर ऊपर क्या है। तभी ज़ॉबेन को वहाँ पर एक लेटर दिखता है, जो देखकर
देखकर जॉबेन थोड़ा सोचने पे पड़ जाता है, लेकिन तभी वो सारी फायर फिनिक्स जॉबेन को पूरी तरह से जला देती है और इसी के साथ जॉबेन का गेम वहीं पर ओवर हो जाता है। और जॉबेन उस लेटर को देखकर कहता है ये तो एम्परर का लेटर है। आखिर ये एम्परर, इसका मतलब क्या है? क्या ये डंजन जिसको गुया सिटी के लेआउट से बनाया गया है, जो कि गेम में अपने आप को एंसन सिटी का एम्परर बोलती है, आखिर इन दोनों का मतलब क्या है? जिसके बाद जॉबेन गेम में हुई सारी चीजों का एनालाइज करते हुए कहता है उन फायर फिनिक्स को मारने पर मुझे कोई भी क्लिक नोटिफिकेशन नहीं मिलती। क्या ये किसी तरीके की आर्ट की एसेंस एनर्जी की समनिंग हो सकती है? पर इन सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाली बात यह है, जब मैं इन फायर फिनिक्स से समन करने वाले बॉस से मिलूंगा तो आखिर मेरा उस समय क्या होगा? जॉबेन एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है छोड़ो, फायर प्लेटफॉर्म पे ऐसे कई सारे सीक्रेट हैं जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, पर मैं अभी उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो कहते हुए जॉबेन फिर से वही फोरम को खोल देता है जहाँ पर वो देखता है उसके उस बुद्धा सिटी के सिगरेट को 2 लोगों ने खरीदा था। ये देखकर जॉबेन खुश होते हुए कहता है यानी कि मेरे इन्फॉर्मेशन को 2 लोगों ने खरीद लिया है। सच में पैसा बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। पर जॉबेन तभी ये नोटिस करता है कि किसी ने उसे प्राइवेट मैसेज भेजा था, जिसे वो मैसेज जैसे खोलता है तो वहाँ पर लिखा था क्या मैं आपसे टेम्पल के बारे में आगे बात कर सकती हूँ। और वहीं पर दूसरी तरफ जहाँ पर टीचर फैंगजी अभी भी जॉबेन का मैसेज का रिप्लाई का इंतजार कर रही थी और टीचर फैंगजी मैसेज को देखते हुए कहती है आखिर उसने अभी तक मेरे मैसेज का कोई भी रिप्लाई क्यों नहीं दिया। जिसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर फैंगजी किसी से बात कर रही थी और वो आदमी टीचर फैंगजी से बोलता है जैसा कि आपने मुझसे कहा था मैंने हार्ट मेडिटेशन को इस्तेमाल कर देख लिया है जो बुद्धा टेम्पल के मिस्टीरियस पावर को ब्लॉक करने में काम करती है। तो टीचर ये बात सुनकर कहती है तो कमाल है, पर अभी तक मुझे ये नहीं पता चला कि आखिर ये मिस्टीरियस आदमी कौन है जिसको इस तरीके की इंफॉर्मेशन के बारे में पता था। तो वो आदमी जो टीचर फैंगजी से बात करते हुए कहता है वो कहता है लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है जिसको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। असल में यहाँ पर बुद्धा टेम्पल के डोर के सामने यहाँ पर एक स्टेले है जो कि यहाँ की एक रियल प्रॉब्लम है। स्टेले की बात सुनकर टीचर फैंगजी कहती है जैसा कि मुझे याद है वहाँ की और भी एरिया में इसी तरीके की चीजें हैं। उसके बाद टीचर स्टेले के बारे में सोचते हुए कहती है जैसा कि कहा जाता है कि स्टेले के ऊपर लिखी हुई एसएस एनर्जी आर्ट को कोई अगर सही तरीके से याद कर ले तो वो कई सारी मिस्टीरियस पावर को ऑब्टेन कर सकता है। तो आदमी उसकी बात सुनते हुए कहता है हाँ, पर ये जितना अच्छा दिख रहा है उतना ही ज्यादा सिंपल नहीं है। इस स्टेले के ऊपर माइनर प्रोफेशन विजडम सूत्रा के बारे में लिखा गया है, पर यहाँ पर जितने लोगों ने अपने आप को वॉलंटियर किया था जो इसके बारे में याद करना चाहते थे, पर ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। जहाँ पर हम देखते हैं पीछे कई सारे लोगों की लाश होती है और ये बात सुनकर टीचर फैंगजी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और फिर वो आदमी आगे बताता है इसलिए टीचर फैंगजी प्लीज जल्दी से जल्दी उस मिस्टीरियस आदमी के बारे में पता कीजिए कि आखिर वो कौन है। के बाद सीन फिर से प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है जहाँ पर जॉबेन टीचर फैंगजी से पूछता है आखिर क्या हुआ। ये देख कर टीचर फैंगजी बोलती है आखिरकार इसने जवाब दे दिया। फिर टीचर जॉबेन से सवाल पूछते हुए कहती है क्या तुम्हें विजडम सूत्रा के बारे में कुछ पता है। जॉबेन वहाँ से कहता है हाँ मुझे पता है। जॉबेन का जवाब देखकर टीचर फैंगजी अपने मन में कहती है जैसा कि मैंने सोचा था ये इंसान स्मॉल बुद्धा टेम्पल के अंदर जा चुका है। और जॉबेन टीचर फैंगजी का जवाब देने का वेट करने लगता है कि आखिर अब वो आगे क्या बोलने वाली है। और फिर तभी जॉबेन के सामने टीचर फैंगजी का रिप्लाई आता है जहाँ पर टीचर फैंगजी माइनर प्रोफेशन सूत्रा के कल्टीवेट करने के बारे में पूछ रही थी और टीचर फैंगजी इस इंफॉर्मेशन के लिए काफी ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो गई थी। ये देखकर जॉबेन अपने आप से बात करते हुए कहता है कल्टीवेशन मेथड एक अलग चीज है, पर जैसा कि मुझे याद है जब मैं स्मॉल बुद्धा टेम्पल के अंदर पहली बार गया था वहाँ पर मैंने सबसे पहली बार उस स्टाइलो को पढ़ा था तो मेरा सिर दर्द काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गया था और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं बेहोश होने वाला हूँ। पर तभी मेरे अंदर से मेरी इमोर्टल सूत्रा ने मेरी मदद की थी जिसकी वजह से वो प्रेशर मेरे ऊपर से पूरी तरह से डिसअपीयर हो गया था। इसलिए जॉबेन अपने मन में सोचते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। इसलिए जॉबेन चैट को वहीं कैंसिल करते हुए उस लैपटॉप को वहीं पर बंद कर देता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन सनसेट स्कूल का होता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट अपने फर्स्ट डे के लिए वहाँ पर आए थे। जहाँ पर हम ल्यूजियान को देखते हैं जहाँ वो जॉबेन को देखते हुए गुड मॉर्निंग विश करता है, पर जैसे ही ल्यूजियान जॉबेन की हालत देखता है तो वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जॉबेन की हालत गेम खेलने की वजह से काफी ज्यादा खराब हो रही थी और उसी की वजह से उसके आंखों के नीचे काफी ज्यादा डार्क सर्कल आ गए थे। और ल्यूजियान जॉबेन को देखकर उसके पास आकर उसको समझाते हुए कहता है जॉबेन तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो जाए। ल्यूजियान उससे पूछता है आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन जॉबेन उसे कोई भी जवाब नहीं देता और अपना जूस पीते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है
पिछली रात एंड डंजन के डीपेस्ट एरिया में जाने की वजह से मैंने मेरा बहुत ही ज्यादा खून बर्बाद कर दिया। अब भले ही मेरी सिल्वर फ्लाई एंड पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है, जिसकी वजह से अब वो सिल्वर फ्लाई एंड उन ब्लैक एंट्स को बड़ी आसानी से हरा सकती है। और अब मैं और मेरा स्केलेटन एंट दोनों ही मॉडल होने की वजह से, लेकिन हम लोग वहाँ पर किसी पेपर की तरह पड़े थे जो कि वहाँ पर किसी भी चीज को सही तरह से काउंटर भी नहीं कर सकता। फिर वहाँ से नेक्स्ट सीन क्लासरूम का होता है, जहाँ पर कुछ लड़के फीमेल टीचर को देखकर अपनी लाल टपकाने लगते हैं। और ये टीचर कोई और नहीं, टीचर फैनवी होती है, जो सब लोगों को अपना इंट्रो देते हुए कहती है, मेरा नाम फैनवी है और मुझे यहाँ पर आप लोगों का टीचर के लिए असाइन किया गया है। और साथ ही टीचर फैनवी की भी हालत खराब होती है और रात के बारे में याद करते हुए कहती है, सच में मैं बहुत ही ज्यादा थकी हुई हूँ, क्योंकि पिछली रात मैं उस मिस्टीरियस पर्सन का रिप्लाई करने के इंतजार में रात भर सो नहीं पाई, लेकिन उस आदमी ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। और हमारा लिजियन भी टीचर फैनवी को देखकर काफी खुश होता है और आगे कहता है, ही सच में ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। लेकिन ज़ाबेन का ध्यान कहीं और होता है और वो हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है। जिसके बाद टीचर फैंग भी उन लोगों से कहती है, तो तुम लोग वो हो जो यहाँ पर सक्सेसफुली ग्रेजुएट होकर आए हो। जिसके बाद टीचर फैंग भी उन लोगों को अनाउंस करते हुए बताती है, जल्दी तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। वो एग्जाम 10 दिन के बाद होने वाले हैं, इसलिए तुम लोगों को 4-4 लोगों की टीम बनानी होगी और तुम्हें टाइगर केज के अंदर डिमोनिक जनरल को मारना होगा, जिसकी वजह से इस टेस्ट को तुम लोग पास कर पाओ। ज़ाबेन डिमोनिक जनरल के बारे में सोचकर कंफ्यूज होते हुए कहता है, आखिर ये क्या है। जिसके बाद टीचर फैन भी उन लोगों को आगे बताती है, तुम्हारा कॉम्बैट ड्यूरेशन सिर्फ 1.5 मिनट का होगा और जो भी स्टूडेंट वहाँ पर फेल हो जाएगा उसे इस कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाएगा। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या आखिर ये क्या बकवास है। जिसके बाद सभी स्टूडेंट टीचर फैनवी के पास आते हुए कहते हैं, टीचर क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जरूरत से कुछ ज्यादा ही है। हम लोग अभी भी मॉर्टल स्टेज पर हैं, आखिर आपको ऐसा कैसे लगता है कि हम लोग इस तरीके से जीत पाएंगे। लेकिन टीचर फैनवी उन लोगों की बात सुनकर कहती है, अगर तुम सचमुच इस तरीके से करना चाहते हो तो 10 दिन तुम्हारे लिए काफी हैं। तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम को लेने के लिए आज से 10 दिन पे मैं टाइगर केज के गेट को ओपन रखूंगी और मैं इस चीज की आशा करती हूँ कि हम लोग 10 दिन के बाद फिर से मिलेंगे। पर लिजियन इस चीज को बड़ी आराम से लेता है और आगे कहता है, तो टाइगर केज पास में कुछ डिमोनिक जर्नल हैं। तो ज़ाबेन लिजियन का रिएक्शन देखते हुए कहता है, क्या उन्हें हराना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तो लिजियन उसकी बात सुनकर उससे समझाते हुए कहता है, टाइगर केज पास एक बैटलफील्ड रूइंस है, इसका मतलब उसके अंदर जो डायमेंशनल लेवल के क्रिएचर होते हैं, अगर एवरेजली देखा जाए तो वो हमारे लेजेंडरी लेवल के क्रिएचर से काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। और यहाँ तक कि तो ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे स्पेशल डिमोनिक जर्नल हैं जो कि लेजेंडरी लेवल के पीक तक पहुंच चुके हैं। पर अगर हम अपनी क्लास में देखा जाए तो ये यहाँ पर सभी मोटल हैं, तो ये हम लोग के लिए काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। तो ज़ाबेन उसकी बात सुनते हुए कहता है, अगर ये नियम है तो चलो हम लोग वहाँ पर टाइगर केज के पास जाकर देखते हैं आखिर वो कैसी दिखती है और आखिर वहाँ पर क्या क्या है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन फैकल्टी रूम का होता है, जहाँ पर वही टीचर जो फैंगवी के पास आते हुए कहते हैं, टीचर फैंगवी आज से 2 साल पहले इसी तरह का टेस्ट लेते हुए हमने आपके लिए एक स्पेशल रिक्रूट को निकाला था, पर आज आप लोग ये सब सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट के साथ कर रही हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। तो टीचर फैनवी उसको शांत करते हुए कहती है, ये बिल्कुल ठीक है, मैंने पहले ही डिमोनिक जर्नल की सभी डिटेल डायमेंशनल फोरम पर डाल दी है। अगर वो लोग सचमुच रिसर्च करना चाहते हैं तो वो लोग वहाँ पर जाकर उसकी डिटेल देख सकते हैं, जिसकी वजह से उन लोग डिमोनिक जर्नल को मारना इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं होगा। और वैसे भी आप इस चीज को जानते हैं, हम लोग इनको यहाँ से बाहर नहीं निकालने वाले। ये सब इसीलिए है क्योंकि इनके दिमाग से ये चीज निकल जाए कि वो लोग इस टेस्ट को देने के लिए बिल्कुल सीरियस हो जाएं। और वैसे भी भविष्य में जिस तरह की लड़ाई उन लोगों के सामने आने वाली है, उन सब के कंपैरिजन में ये तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन टाइगर केज पास का होता है, जहाँ पर ज़ाबेन और लिजियन अपनी फोटो खिंचवाकर अंदर की तरफ जा रहे होते हैं और फिर वो दोनों ही पोर्टल को पार कर टाइगर केज पास के डंजन के अंदर पहुंच जाते हैं। और ये रूइंस पूरी तरह से डेजर्ट था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा रेगिस्तान था और वहीं पर बहुत ही सारे डिमोनिक सोल्जर होते हैं, जिसको देखकर लिजियन कहता है, तो ये डिमोनिक सोल्जर है। जिसके बाद वो ज़ाबेन से कहता है, क्यों ना हम लोग थोड़ी और आगे जाकर ट्रैवल करें और हम लोग ये देखें कि हम लोगों को वहाँ पर कोई डिमोनिक जर्नल दिखता है कि नहीं। पर ज़ाबेन सीरियस इसमें कहता है, ऐसे मजाक करना बंद करो, मैं इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए मैं इस चीज का प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पर हर बार की तरह तुम्हें बचा पाऊंगा कि नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जो सुनकर लिजियन बिल्कुल चुप हो जाता है और फिर ज़ाबेन उससे कहता है, मैं यहाँ के
आसपास एरिया को चेक करने के लिए जा रहा हूँ। फिर ज़ाओबेन आसपास घूमते हुए उसी वाले मार्क को ढूंढ रहा होता है जिससे वो गेम को डाउनलोड कर सके, और उस मार्क को ढूंढते हुए कहता है जैसा कि बुद्धा सिटी और एंशिएंट सिटी में मुझे वो मार्क मिला था जिसकी वजह से वो डेंजन का गेम मेरे पास आ जाता है, शायद ये मार्क यहाँ पर भी आसपास हो सकता है। पर तभी ज़ाओबेन का ध्यान उस निशान के ऊपर जाता है जिसको देखकर वो खुश हो जाता है और अपने मोबाइल को निकालते हुए कहता है, कार, मैंने इसे ढूंढ लिया जैसा कि मैंने सोचा था। अब बस मुझे इसकी पिक्चर लेनी है जिससे कि इसका गेम मेरे पास आ जाएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन नीचे का दिखाते हैं जहाँ पर दो लोग डिमोनिक सोल्जर से लड़ रहे होते हैं, जिसे देखकर ली जुयान कहता है यहाँ पर दो मॉर्टल एक साथ मिलकर डिमोनिक जनरल से लड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उस सोल्जर को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं, पर मुझे देखकर ऐसा लगता है कि वो लोग काफी ज्यादा कमजोर हैं। ज़ाओबेन जरूरत से ज्यादा ही परेशान रहता है। अगर हम लोग नीचे जाते हैं, अगर वहाँ पर कोई भी इंसिडेंट होता है तो क्या हम लोग वहाँ से भागकर वापस नहीं आ सकते? पर तभी उसके पीछे ज़ाओबेन आ जाता है और ली जुयान से खुश होते हुए कहता है चलो हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। पर ली जुयान ज़ाओबेन के चेहरे पर वो खुशी देखता है तो उससे पूछता है आखिर तुम इतने ज्यादा खुश क्यों हो? पर ज़ाओबेन ली जुयान को कोई भी जवाब नहीं देता और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पर साथ ही ज़ाओबेन अपने मन में गाना गुनगुनाते हुए सोचता है आखिरकार मुझे एक नया डंजन मिल गया जहाँ पर मैं रेड करने के लिए जा सकता हूँ। ज़ाओबेन फिर से उसी फोरम साइट पे आ जाता है जिस पर देखते हुए ज़ाओबेन कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, आखिर वहाँ पर जितने भी लोगों ने रेड की है तो वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर है। ये देखकर ऐसा लगता है कि टीचर फैंग भी इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। पर ज़ाओबेन वहाँ पर लास्ट नोटिस को पढ़ता है जहाँ पर लिखा था यहाँ पर तुम्हें सिर्फ नॉर्मल डिमोनिक जनरल से लड़ना है और किसी भी स्पेशल टाइप से दूर रहें। स्पेशल टाइप के बारे में जानकर ज़ाओबेन अपने मन में कहता है ली जुयान ने इसके बारे में मुझे बताया था, वहाँ पर स्पेशल टाइप के डिमोनिक जनरल भी हुआ करते हैं। और फिर ज़ाओबेन अपने गेम को चालू करते हुए कहता है अब भूल जाओ, मैंने अभी सभी इन्फॉर्मेशन को जान लिया है तो क्यों ना अब मैं इस गेम के अंदर जाकर देखता हूँ कि आखिर वहाँ पर क्या क्या होता है। ज़ाओबेन टाइगर केज पास के गेम के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो दीवार के ऊपर से कूदकर सभी डिमोनिक सोल्जर के सामने आकर उन्हें एक प्यारी सी स्माइल देता है और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी सभी सोल्जर्स की बहुत ही बुरी तरह से लगने वाले हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ज़ाओबेन ने अपने इक्विपमेंट से सभी सोल्जर की वाट लगा दी थी और फिर साथ ही वो कहता है जैसा कि इंफॉर्मेशन के अंदर लिखा गया है सभी डिमोनिक सोल्जर अपने सभी रैंक क्रीचर से काफी ज्यादा पावरफुल हैं, पर मेरे मोटर रैंक होने के बावजूद भी इनको हराना काफी ज्यादा आसान है। पर तभी ज़ाओबेन नोटिस करता है ज़ाओबेन के पीछे से दो सोल्जर जंप करके ज़ाओबेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ज़ाओबेन उन्हें अटैक करता हुआ देख लेता है और वो डिमोनिक सोल्जर भी इस चीज को सेंस कर लेते हैं, लेकिन उनके सेंस करने से पहले ही ज़ाओबेन उनके तो एल लगा देता है। जहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर ज़ाओबेन के सिल्वरफ्लाई एंड ने उन दोनों को तबाह कर दिया था और फिर ज़ाओबेन अपने सिल्वरफ्लाई एंड से कहता है कि चलो अब हम लोगों को अंदर चलना चाहिए। फिर ज़ाओबेन और उसकी सिल्वरफ्लाई एंड तेजी से अंदर जाते हुए सभी डिमोनिक सोल्जर को रपारप काटते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और ज़ाओबेन उन सभी डिमोनिक सोल्जर से लड़ते हुए कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ क्या मेरा यहाँ पर उस स्पेशल टाइप डिमोनिक जनरल से सामना हो सकता है। जो सोचता हुआ ज़ाओबेन अपने सामने आने वाले डिमोनिक जनरल को एक ही अटैक से काफी ज्यादा दूर उड़ा देता है और वो सोल्जर का सर किसी डिमोनिक जनरल के पैर के पास जाकर गिरता है, जिसको देखकर ज़ाओबेन भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जहाँ पर हम उस डिमोनिक जनरल को देखते हैं जिसकी अपीयरेंस काफी ज्यादा पावरफुल होती है और फिर वो ज़ाओबेन को देखकर एक स्माइल देता है। ज़ाओबेन भी ये देखकर खुश होते हुए कहता है मुझे ये देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी स्पेशल टाइप का डिमोनिक जनरल है जिसके बारे में मुझे टीचर फेंगवी ने बताया था। और फिर ज़ाओबेन अपने सिल्वरफ्लाई एंड को उस डिमोनिक जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है और अपनी तरफ अटैक आता हुआ देख वो डिमोनिक जनरल अपने वेपन को रेत से बाहर निकालता है और अपने कंपेनियन बीस्ट को समन करता है और फिर वो भी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और जहाँ पर हम देखते हैं दोनों तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी वो डिमोनिक जनरल वहीं से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक पावरफुल अटैक तो होता है लेकिन सिल्वरफ्लाई एंड की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है जिसकी वजह से उसका अटैक डॉज कर लेती है। वो डिमोनिक जनरल भी ये देखकर थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन तभी वो सिल्वरफ्लाई एंड उसके कंधे के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो डिमोनिक जनरल एक स्पेशल टाइप का होता है जिसकी वजह से वो अपनी पावर का फुल इस्तेमाल करते हुए जिसकी वजह से उस सिल्वरफ्लाई एंड की किए गए अटैक को वापस से हील कर लेता है। जिसके बाद वो अपने अटैक को चार्ज करते हुए उस सिल्वरफ्लाई एंड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ज़ाओबेन ये देखकर अपने मन में कहता है क्या ये मेरी सिल्वरफ्लाई एंड के ऊपर अटैक करना चाहता है, लेकिन वो उड़ सकती है तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा आसान होगा। लेकिन तभी वो डिमोनिक जनरल अपने कंपेनियन बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने कंपेनियन बीस्ट से एक हाई जंप लेता है, जिसकी
वजह से वो स्पेशल टाइप का जनरल सीधे सिल्वर फ्लाई एंड्स के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर ज़ॉबेन कहता है तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल जंप भी ले सकता है, जिसकी वजह से वो वहां तक पहुंच जाए। फिर वो डिमोनिक जनरल अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए सिल्वर फ्लाई एंड को उसके अंदर कवर कर लेता है और फिर डिमोनिक जनरल अपना अटैक करता है, जिसकी वजह से वो वहां पर नहीं हिल पाती, जिसका फायदा उठाकर डिमोनिक जनरल उस एंड को बीच में से काट देता है। और ज़ॉबेन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर ज़ॉबेन कहता है आखिर ये किस तरीके का एसएस एनर्जी आर्ट है, इसने तो मेरे आसमान में उड़ते हुए सिल्वर फ्लाई एंड को बड़े आसानी से 2 टुकड़े में काट दिया। जिसके बाद वो जनरल आसमान से ही अपने स्पेयर को ज़ॉबेन की तरफ देखता है, जिसकी वजह से ज़ॉबेन के 2 टुकड़े वहीं पर हो जाते हैं और ज़ॉबेन का गेम वहीं पर ओवर हो जाता है। और फिर ज़ॉबेन डिमोनिक जनरल की पावर को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसके हाथ भी वहीं पर कपकपा रहे होते हैं। ज़ॉबेन उसके बारे में सोचते हुए कहता है सच में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिसकी वजह से मेरे हाथ अभी भी कपकपा रहे हैं। भले ही मेरी सिल्वर फ्लाई एंड्स के फ्लाइंग वाले एट्रीब्यूट काफी ज्यादा फास्ट हो और वो सभी लेजेंडरी क्रिएचर में सबसे ज्यादा तेज क्यों ना हो, पर इस डिमोनिक जनरल के सामने ये हार गया। फिर ज़ॉबेन फिर से केव में आते हुए कहता है अब मैं वहाँ पर फिर से जाऊंगा, और इस बार ज़ॉबेन किसी भी स्केलेटन सोल्जर का सामना नहीं करता और सीधे उड़ते हुए उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसका सामना सीधे डिमोनिक जनरल से हुआ था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। ये देखकर ज़ॉबेन कहता है पिछली बार डिमोनिक जनरल यहीं पर था, आखिरकार वो कहाँ पर चला गया। पर तभी ज़ॉबेन के ऊपर पीछे से एक स्लैश आता है जिसको ज़ॉबेन सेंस कर आसानी से डॉज कर लेता है और फिर जैसे ही पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर कुछ नॉर्मल सोल्जर्स खड़े होते हैं जो ज़ॉबेन के ऊपर अटैक कर रहे थे। ये देखकर ज़ॉबेन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि डिमोनिक जनरल से मिलना काफी लक की बात है, पर ये मेरे लिए काफी ज्यादा अनलकी है कि मुझे सबसे पहले इन लोगों का सामना करना होगा, उसी के बाद मैं किसी और से लड़ सकता हूँ। फिर ज़ॉबेन अपने सिल्वर फ्लाई एंड्स को समन करता है और फिर उन लोगों से थोड़ी देर फाइट करने के बाद उन सभी डिमोनिक जनरल को बड़े आसानी से हरा देता है, जिससे ज़ॉबेन को एक एसएस एनर्जी क्रिस्टल मिलता है और जिसे देखकर ज़ॉबेन कहता है भले ही एक लेजेंडरी लेवल का क्रिएचर क्यों ना हो, पर नॉर्मल टाइप के डिमोनिक जनरल और स्पेशल टाइप के डिमोनिक जनरल में काफी पावर का गैप होता है। और फिर ज़ॉबेन उस एसएस एनर्जी क्रिस्टल को देखता है जिसका लेवल 15 था और ज़ॉबेन इस चीज को देखते हुए कहता है ये मेरे लिए काफी ज्यादा शर्म की बात है, क्योंकि मेरी एट्रीब्यूट पहले ही अपने लिमिट पर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से मैं इसको ऑब्जर्व करने के बावजूद भी अपने लेवल को उतना ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। और इस बार बिना किसी स्पेशल टाइप के डिमोनिक जनरल का सामना किए हुए मैं और आगे जाकर देख सकता हूँ कि आखिर वहाँ पर क्या है। ज़ॉबेन आगे तेजी से भागते हुए जाता है, जहाँ पर वो काफी देर तक भागने के बाद ज़ॉबेन को टाइगर केज के अंदर जाने का पैसिव मिलता है। उसे देखकर ज़ॉबेन आगे कहता है तो ये टाइगर केज के अंदर जाने का पैसिव है, और साथ ही अपने मन में सोचते हुए कहता है वहाँ से लेकर इतने ज्यादा लंबे सफर पर मुझे कोई भी डिमोनिक जनरल नहीं मिला, जिसकी वजह से ना मुझे कोई दिक्कत आई है। ये देखकर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही सिंपल है। और फिर तभी हमें उस कैसल से एक लाइट दिखाई जाती है और फिर हम देखते हैं जहाँ पर ज़ॉबेन के चेस्ट पर एक एरो लगता है, जिसकी वजह से ज़ॉबेन का वहीं पर गेम तमाम हो जाता है। ये देखकर ज़ॉबेन रियल लाइफ में चिल्लाते हुए कहता है आखिर ये क्या बकवास है, क्या तुम मेरे ऊपर छुपकर अटैक करना चाहते हो। जिसके बाद ज़ॉबेन फिर से गेम के अंदर आ जाता है और फिर आगे कहता है मैं उस बार इतनी आसानी से मर गया था कि मुझे उस एरो के बारे में पता ही नहीं था कि आखिर वो एरो कहाँ से आया था, यानी कि इस चीज में कोई भी शक नहीं है कि वो टाइगर पैसेज के अंदर से आया होगा, और इसी की वजह से मुझे मेरी स्पीड को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ाना होगा जिससे मैं इस बार उस एरो को डॉज कर सकूं। और फिर जैसे ज़ॉबेन वहां की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी एक एरो फिर से उसके आर पर हो जाता है। ये देखकर ज़ॉबेन हैरानी के साथ मन में कहता है यहाँ तक कि मेरी सिल्वर फ्लाई एंड की स्पीड भी इस चीज को डॉज नहीं कर पाई। इसके बाद ज़ॉबेन इस चीज को क्लियर करने के लिए फिर से फॉरम इंफॉर्मेशन को चेक करने लगता है और फिर वो कहता है मुझे फिर से टाइगर पेज के इंफॉर्मेशन को देखना चाहिए, जहाँ पर बहुत देर सर्च करने के बाद ज़ॉबेन कहता है यहाँ पर टाइगर केस पास के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पर यहाँ पर सिर्फ केवल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो कि टाइगर केस पास के अंदर की है। इसमें टाइगर केस पास के अंदर के बारे में लिखा है पास्ट में एक एपिक रैंक की टीम थी जिसने उसे अंदर की जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सारे के सारे मारे गए थे। इसी वजह से टाइगर केस पास के 5 मील दायरे को पूरी तरह से फॉरबिडन कर दिया है और वहाँ पर ऑर्डिनरी स्टूडेंट और टीचर का जाना बिल्कुल मना है। जिसके बाद ज़ॉबेन और हमें बताता है जहाँ पर वो फॉरम में सर्च करते हुए कहता है और यहाँ पर उस स्पेशल टाइप डिमोनिक जनरल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ केवल इतना लिखा गया है टाइगर केज पास के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग डिमोनिक जनरल को देखा गया है। मुझे लगता है कि केवल मैं ही हूँ जिसने अभी तक उन मॉन्स्टर का सामना किया है। पर तभी ज़ॉबेन का डिटेक्टिंग भी सामने आ जाता है, जहाँ पर वो रोर करते हुए ज़ॉबेन से कहता है अबे सुन बे,
हुए, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना दे। और फिर जॉबिन उसे उठाते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, मुझे पता है कि अभी भी तुम्हारे लिए और सिल्वर फ्लाई एंड्स के लिए खाने का इंतजाम करना है। जिसके बाद जॉबिन उसे खिलाते हुए कहता है, मुझे पता है फ्यूचर में मैं तुम्हारे लिए कई सारे कंपेनियन बीस का इंतजाम करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे फिर से उस न्यू डंजन के अंदर जाना होगा। जिसके बाद जॉबिन डीटिंग से आगे कहता है, जब तुम हैच हुए थे तो लगभग मैं मरने वाला था, और अब तुम्हारे लिए मुझे कई सारे खाने का इंतजाम करना है। मुझे सच में इस तरीके की फीलिंग आ रही है जैसे कि मैं एक फादर बन चुका हूँ। और ये बोलते हुए जॉबिन डीटिंग को अपने हाथ से खिला रहा था, लेकिन तभी डीटिंग जॉबिन का हाथ अपने मुंह के अंदर डाल लेता है, और ये देखकर जॉबिन की जान तो हलक में ही आ जाती है, और फिर वो जोर से चिल्लाने लगता है। और वहाँ पर उसकी ये आवाज सीढ़ी पे चढ़ते हुए जावलू को भी आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो घबराते हुए कहती है, जैसा कि मैंने सोचा था, मेरे नेबर सच में काफी ज्यादा अजीब से हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन असली वाले टाइगर केज पास का होता है, जहाँ पर वी एंड की टीम एक डिमोनिक जनरल का सामना कर रही थी, और वो लोग वहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर आसानी से इस डिमोनिक जनरल को हरा देते हैं। और वहीं पर गेट के ऊपर खड़ी होती हुई टीचर फेंग भी वहीं पर उन सबको देख रही थी, और उन सबको देखते हुए कहती है, केवल कुछ ही दिनों के अंदर सभी स्टूडेंट ने यहाँ पर आकर अपने अटेम्प्ट को स्टार्ट करना चालू कर दिया है, पर केवल सिर्फ जॉबिन ही है जो यहाँ पर पहले दिन के बाद से यहाँ पर नजर नहीं आया है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन जॉबिन की तरफ का दिखाया जाता है, जो अपने घर में बड़े ही आराम से लेट कर अपना गेम खेल रहा था। और जॉबिन यहाँ पर इस बार ब्लड बुद्धा लोटस को हराने के बाद जॉबिन को डायमेंशनल क्रिस्टल एनर्जी मिलता है, जो देखकर जॉबिन कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इन सब के ड्रॉप रेट इतने ज्यादा बुरे हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत देर स्ट्रगल करने के बाद मेरे पास केवल कुछ ही कंपेनियन बीस्ट एग हैं, के एट्रीब्यूट भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। जो कहते हुए जॉबिन उस एसएस एनर्जी क्रिस्टल को ऑब्जॉर्व करने लगता है, और उस एसएस एनर्जी क्रिस्टल को ऑब्जॉर्व होने जाने के बाद जॉबिन अपने अंदर की एनर्जी को फील करते हुए कहता है, मेरे पास जो एसएस एनर्जी क्रिस्टल आया है उसको ऑब्जॉर्व करने के बाद भी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही 11 लेवल पर है। और फिर जॉबिन के उस डायमेंशनल क्रिस्टल के ऑब्जॉर्व करने के बाद जॉबिन को लोटस बुद्धा की फिजिक मिलती है, जिसे देखकर जॉबिन कहता है, तो ये एक डिफेंस टाइप का स्किल है। जिसके बाद जॉबिन इसको ट्राई करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जॉबिन के एक आसपास एक लोटस की शील्ड बन जाती है, लेकिन इस बुद्धा लोटस की वजह से जॉबिन की एसएस एनर्जी बहुत ही ज्यादा तेजी से ड्रेन हो रही थी, जिसे देखकर जॉबिन घबराते हुए कहता है, आखिर ये क्या है, मेरी एसएस एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक तेजी से ऑब्जॉर्व होती जा रही है, और इसी वजह से इस शील्ड को जॉबिन काफी ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं रख पाता, और इससे वो काफी ज्यादा थक जाता है। जॉबिन भी ये देखकर कहता है, इस स्किल की वजह से मेरी काफी ज्यादा एसएस एनर्जी बर्बाद हो चुकी है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इस स्किल को ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकता हूँ। पर साथ ही जॉबिन कहता है, ये तो अच्छा है, मैं इसको डिफेंस के लिए कुछ समय तक तो इस्तेमाल ही कर सकता हूँ। जॉबिन फिर से गेम को चालू करते हुए कहता है, चलो इस शील्ड को गेम के अंदर ट्राई करके देखते हैं। जॉबिन फिर से टाइगर केज के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर जॉबिन के सामने कुछ स्केलेटन सोल्जर जॉबिन को देखकर जॉबिन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यहाँ पर जॉबिन उसी शील्ड का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उन डिमोनिक सोल्जर का अटैक उस शील्ड की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। पर जैसे ही एक और डिमोनिक जनरल उस शील्ड के ऊपर अटैक करता है, तो ये शील्ड उस अटैक को काउंटर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है। जॉबिन भी ये देखकर मन में कहता है, क्या डिमोनिक जनरल की एसएस एनर्जी स्किल मेरे लोटस बुद्धा की शील्ड को तोड़ सकती है? पर ये एक चीज अच्छी है जिसकी वजह से इसकी एनर्जी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर जॉबिन इस शील्ड को एरो के सामने ट्राई कर देखता है, और आगे सोचता है, क्या ये शील्ड एरो को भी ब्लॉक कर पाती है क्या नहीं। पर जैसे ही उसके ऊपर एरो अटैक होता है, तो वो शील्ड एक ही बार में डिस्ट्रॉय होकर सीधे उसके अंदर धस जाती है। ये देखकर जॉबिन निराश होते हुए कहता है, मैं तो एक ही झटकी में मारा गया। भले ही ये बुद्धा स्किल एक लेजेंडरी एसएस एनर्जी की स्किल क्यों ना हो, लेकिन ये तो उन एरो के सामने किसी एक पेपर की तरह है। और साथ ही जॉबिन आगे सोचते हुए कहता है, ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो शूटर भी एक लेजेंडरी रैंक का क्रिएचर है, जिससे मेरी अभी करंट एबिलिटी की वजह से मुझे उसके ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए। फिर जॉबिन फिर से अपने गेम में आ जाने के बाद आसपास वही घूम ही रहा होता है, पर तभी उसके सामने एक और स्पेशल टाइप का डिमोनिक जनरल आ जाता है, जिसे देखकर जॉबिन कहता है, आखिर ये पिछली बार की तरह अलग क्यों दिख रहा है, जिसका मैंने पहले सामना किया था। जिसके बाद सीन चेंज होकर फेडरेशन के ऑफिस का होता है, जहाँ पर लिजा अपने सीनियर से बताती है, हमारे ऑफिसर लाओ यांग स्कूल तक पहुँच चुके हैं। तो वो सीनियर ऑफिसर लिजा से कहता है, हमें जॉबिन को पकड़ने की परमिशन मिल चुकी है, इसलिए आप फैमिली को इसके बारे में पता न चलते हुए इस चीज को बड़े ही आराम से करो और जॉबिन को पकड़ कर यहाँ पर ले आओ। और फिर लिजा प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जाते हुए उस सीनियर से कहती है, ठीक है। जिसके बाद हमें लाओ यांग स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता
जाता है, जहाँ पर लीजा को देखते हुए प्रिंसिपल कहते हैं, क्या मैं आप लोगों से ये पूछ सकता हूँ आखिर मेरे स्टूडेंट ने ऐसा क्या क्राइम किया है जिसकी वजह से फेडरेशन की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पर्सनली यहाँ मेरे पास आना पड़ा। तो लीजा प्रिंसिपल से कहती है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग केवल यहाँ पर जॉबन से कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए आए हैं, ना कि उसको चोट पहुँचाने। तो उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल लीजा से कहते हैं, मैंने तुम लोगों के बारे में अच्छे से सुना हुआ है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे यहाँ से ऐसे ले जा सकते हो? अगर तुम जॉबन को यहाँ से ले जाते भी हो तो तुम उसके शरीर की पूरी खाल भी निकाल डालोगे जब तक कि वो पूरी तरह से मर नहीं जाता। तो लीजा प्रिंसिपल की बात सुनकर अपने मन में कहती है, ये देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बूढ़ा आदमी इस तरीके से जॉबन को हमें देने वाला है। इसके बाद लीजा अपने साथ आए हुए ऑफिसर को सिग्नल देती है, जिसके बाद वो अपने पास से कुछ डॉक्यूमेंट निकाल कर लीजा को दे देता है, जो लेकर लीजा प्रिंसिपल के डेस्क के सामने रख देती है और फिर प्रिंसिपल से आगे बोलती है, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि क्या सही है, और अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम्हारी एकेडमी नियम को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जो कहते वो काफी ज्यादा इविल मुस्कान से हंस रही थी और प्रिंसिपल भी वो डॉक्यूमेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपने मन में कहते हैं, क्या किसी को पकड़ने के लिए अथॉरिटी डॉक्यूमेंट? सच में क्या फेडरेशन एक बच्चे को पकड़ने के लिए आखिर इस लेवल का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? जिसके बाद सीन जॉबन की डॉर्मेट्री का होता है, जहाँ पर जॉबन अपनी मोबाइल में गेम खेल रहा होता है, जहाँ पर जॉबन का अभी भी सामना उसी स्पेशल टाइप डिमोनिक जनरल से हो रहा था। यहाँ पर वो स्पेशल टाइप का डिमोनिक जनरल जॉबन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जॉबन उसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद जॉबन अपनी स्पीड तेज कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जो देखकर वो डिमोनिक जनरल अपने वेपन को पकड़कर तेजी से घुमाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक वेव निकलती है। पर जॉबन सही समय पर उसके वेव अटैक को डॉज कर सीधे उसके ऊपर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो अपने एश फार्म को तैयार करके उस डिमोनिक जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी वो डिमोनिक जनरल अपने हाथ से एक स्लैश मारता है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो जॉबन को 2 टुकड़े में काट देती है और जॉबन का गेम वहीं पर ओवर हो जाता है। जॉबन डिमोनिक जनरल की इस अटैक को देखकर इसके बारे में एनालाइज करते हुए कहता है, अपने हाथ को एक ब्लेड की तरह इस्तेमाल करना सच में ये डिमोनिक जनरल की एबिलिटी के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। जिसके बाद जॉबन डिमोनिक जनरल के हेड पे लिखे हुए लेटर को देखते हुए कहता है, जिससे पहले मैंने जिस डिमोनिक जनरल से मिला था उसके ऊपर ब्लेड वर्ड लिखा था और अब इसके ऊपर पेपर, इसका मतलब शायद यहाँ पर टीम डिमोनिक जनरल है और शायद उस तीसरे का नाम रॉक वर्ड होगा। जिसके बाद जॉबन अपने फाइट को याद करते हुए कहता है, अभी मेरा पेपर वर्ड डिमोनिक जनरल से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल है और अगर मैं ब्लेड वर्ड की बात करूं तो शायद मैं उससे लड़ सकता हूं क्योंकि मैं अपने सिल्वर विंड्स के साथ उसके अटैक को डॉज कर सकता हूं। पर मैं अगर अभी की फाइट के बारे में देखूं, शायद मैं अपने एंड के साथ कंफ्यूज होता तो मेरे जीतने के चांस काफी ज्यादा होते, क्योंकि अगर हम लोग डिमोनिक जनरल से 1 वर्सेस 2 करते जिससे मुझे उसकी कई सारी गलतियां और ओपनिंग के बारे में पता चल जाता, पर मैं अपने कंपेनियन बीस के स्टेड मोड में डिमन ब्लड नीडल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा नुकसान की बात है। जॉबन ये सब के बारे में सोच ही रहा था, पर तभी जॉबन के गेट पर कोई नॉक करता है, जिसकी आवाज सुनकर जॉबन उठे हुए कहता है, आखिर ऐसे समय पर मेरे घर पर कौन आ सकता है। फिर जैसे ही जॉबन अपना गेट खोलता है, जहाँ पर उसके सामने वही ऑफिसर खड़ा होता है, जो कि जॉबन को देखते हुए कहता है, तो तुम ही जॉबन हो, तो चलो तुम्हें मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस में चलना होगा। जॉबन प्रिंसिपल ऑफिस का सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जॉबन उस सोल्जर के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो जाता है, और वहीं खिड़की से आजिन ये सब देख रही होती है कि कैसे फेडरेशन का ऑफिसर जॉबन को अपने साथ लेकर जा रहा था, जो देखकर आजिन काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और वो कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, आखिर फेडरेशन के लोग जॉबन को कहाँ पर लेके जा रहे हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन जॉबन की तरफ का दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉबन उस सोल्जर के साथ जा रहा होता है और साथ इसके साथ चलते हुए जॉबन अपने मन में कहता है, जैसे जैसे कि मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, यहाँ पर लोग धीरे धीरे कर कम होते जा रहे हैं। फिर जॉबन थोड़ी आगे बढ़ने के बाद उस ऑफिसर से कहता है, रुक जाओ, अगर हम लोग इसी तरीके से थोड़े और आगे जाएंगे तो हम लोग स्कूल से बाहर चले जाएंगे। क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि हमें प्रिंसिपल के ऑफिस जाना है? पर मुझे जहाँ तक याद है कि ये रास्ता प्रिंसिपल के ऑफिस नहीं जाता है। इसकी बात सुनकर लीजा बाहर आ जाती है, जो जॉबन की तारीफ करते हुए कहती है, तुम तो सच में काफी ज्यादा शार्प हो। जॉबन लीजा को वहाँ पर देखकर काफी हैरान हो जाता है और उसके बारे में सोचने लग जाता है, लेकिन तभी लीजा जॉबन के पास आकर उसके पेट पे पंच मारकर उसको बेहोश करने की कोशिश करती है, लेकिन उस पंच की वजह से जॉबन काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उसी की वजह से उसके मुंह से खून निकल जाता है। जिसके बाद लीजा उसके पास आते हुए कहती है, अब मैं जिंडाओ जियान की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूर करूंगी, वो भी धीरे धीरे कर। और जॉबन अपने सामने लीजा को देखकर अपने मन में कहता है, ये तो वही औरत है जिसने मेरे पर उस समय अटैक किया था, जैसा कि मुझे लगा था ये सब जिंडाओ जियान की वजह से हो रहा है। लेकिन जॉबन लीजा के सामने खड़ा होते हुए कहता है, मैं जिंडाओ जियान के बारे में कुछ भी नहीं जानता कि आखिर ये जिंडाओ जियान कौन है, और तुम लोगों को मुझे पकड़ने से पहले
कोई एविडेंस दिखाना होगा। और लीजा जॉबिन को फिर से खड़ा होता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कहती है क्या ये अभी भी मेरे पंच के बाद खड़ा हो पा रहा है, लेकिन मेरा पंच इतना ज्यादा पावरफुल है कि किसी भी मॉडल को हार मानने पर मजबूर कर सकती है। और फिर लीजा जॉबिन से कहती है तुम्हें पकड़ने के बाद हम तुम्हारे पास से एविडेंस निकाल ही लेंगे। जो कहते हुए लीजा जॉबिन को पकड़ने के लिए अपने सोल्जर को आगे भेज देती है। तो जॉबिन उसे देखते हुए कहता है अगर मैं तुमसे फाइट बैक करना चुनता हूँ तो तुम लोग क्या कर लोगे। तो ये बात सुनकर लीजा जॉबिन से कहती है अगर तुम ऐसा करते हो तो हम लोग तुम्हारे दोनों हाथ और तुम्हारे दोनों पैर काट डालेंगे और जिसके बाद तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। और ये बात कहते ही वो आदमी यानी कि वो सोल्जर जॉबिन का गला पकड़ने लगता है, लेकिन तभी जॉबिन सिल्वर विंड फ्लैश का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से जॉबिन वहाँ से गायब हो जाता है। वो आदमी भी जॉबिन के वहाँ से गायब हो जाने की वजह से काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन लीजा को ये पता होता है और उस सोल्जर से कहती है ये उसी फ्लाइंग टाइप एसएस एनर्जी की स्किल है, जल्दी से उसे ढूंढो, वो हम लोग से ज्यादा दूर भाग कर नहीं गया होगा। पर तभी लीजा साइड में नोटिस कर लेती है जहाँ पे जंगल में कई सारे पक्षी उड़ रहे थे, जिसे देखकर इसे ये समझ में आ जाता है कि आखिर जॉबिन जंगल के अंदर भाग के गया होगा। और वो कहती है अगर हम लोग जल्दी से वहाँ भाग कर जाएंगे तो हम लोग उसे पकड़ सकते हैं। जिसके बाद सीन जंगल का होता है जहाँ पर जॉबिन भागते हुए अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि उस औरत को पूरा यकीन है मैं जिंडाओ जियान का दोस्त हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनने वाली है। और वैसे भी वो इमोर्टल सूत्रा मुझे जिंडाओ जियान नहीं दिया था, और अगर गलती से मैं पकड़ा जाता हूँ तो ये उन लोगों के लिए काफी ज्यादा आसान होगा कि वो मेरे ऊपर फेक क्राइम लगाकर मुझे पकड़ सकते हैं। जो कहते हुए जॉबिन आगे भागता जा रहा था, लेकिन तभी जॉबिन के ऊपर अटैक होता है और उस अटैक को जॉबिन डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉबिन उसकी वजह से थोड़ा घायल हो जाता है। लेकिन तभी जॉबिन के ऊपर एक और अटैक होता है जहाँ पर एक एनर्जी से बना हुआ हाथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉबिन घूमकर उसके ऊपर किक करता है और उस अटैक से बच जाता है। और इस सब की वजह से जॉबिन के थोड़े कपड़े फट जाते हैं, जिसकी वजह से जॉबिन अपने कपड़े को फेंकते हुए कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी सलमान खान की बॉडी दिखने लग जाएगी और ये मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। दो लेजेंडरी रैंक मेरे पीछे पड़े हुए हैं तो या अभी या बाद में वो लोग मुझे पकड़ ही लेंगे। इसलिए जॉबिन बचकर भागने के लिए कोई रास्ता ढूंढने लगता है, जहाँ पर वो अपने मोबाइल में देखता है जहाँ पर जॉबिन को बुद्धा सिटी का वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया याद आता है, जिसे देखकर जॉबिन कहता है शायद ये जगह हो सकती है जिसकी वजह से मैं उन लोगों से बच सकता हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉबिन अंडरग्राउंड बुद्धा सिटी के केव के अंदर भाग रहा था और जहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों भी उसका पीछा कर रहे थे। और ये सब देखकर लीजा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने मन में कहती है अगर वो सोल्जर हम लोगों को वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नहीं मांगता तो शायद हम लोगों ने अभी तक इसे पकड़ लिया होता। और ये देखकर ऑफिसर लीजा से कहता है हम लोग इस तरीके से हमारा और भी समय बर्बाद नहीं कर सकते, वरना आप फैमिली को इसके बारे में पता चल सकता है। और इसकी बात सुनकर लीजा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो जॉबिन के ऊपर अटैक करते हुए कहती है हाँ मुझे इसके बारे में पता है। लेकिन जॉबिन लीजा के इन सारे अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज कर रहा था, लेकिन तभी कुछ अटैक जॉबिन के पीछे लगने वाले होते हैं। तो ये देखकर जॉबिन तेजी से ऊपर की तरफ जंप करता है और अपनी फ्लाइंग एबिलिटी की वजह से उससे बच जाता है। और लीजा इस विंग को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और अपने मन में कहती है जरूर ये लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट की एबिलिटी है जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा स्पीड में उड़ सकता है। पर अभी जॉबिन की करंट एसएस एनर्जी आर्ट की वजह से इस स्टेट को ज्यादा समय तक मेंटेन कर नहीं रख सकता। जॉबिन काफी ज्यादा थका हुआ होता है और तभी वो अपने सामने रिस्ट्रिक्टेड एरिया को देखता है और फिर तेजी से भागते हुए कहता है वो मेरे सामने है। और फिर जॉबिन को इतना तेजी से फिर से भागता हुआ देखकर वो दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं जॉबिन आखिर उस तरफ भागता हुआ क्यों जा रहा है, वहाँ पर तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। लेकिन जॉबिन वहाँ पर अपनी ब्लड मेडिटेशन को एक्टिवेट करते हुए वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जंप कर जाता है। ये देखकर लीजा उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी भाग सकते हो। और वो अटैक जॉबिन को लगने वाले होते हैं, जिसकी वजह से जॉबिन तेजी से जंप करता है, जिसकी वजह से वो अटैक उसके ऊपर से चले जाते हैं। वो ऑफिसर ये देखकर लीजा से कहता है ये तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, लेकिन लीजा उसे बोलते हुए कहती है अगर एक स्टूडेंट यहाँ पर जाने की हिम्मत कर सकता है तो आखिर हम लोगों को डरने की क्या जरूरत है। और फिर लीजा वो ऑफिसर दोनों ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर लीजा जॉबिन को अपने सामने देखकर कहती है आखिर अब तुम यहाँ से भागकर क्यों नहीं जा रहे हो। ये बात सुनकर जॉबिन हंसते हुए लीजा से कहता है क्या भागना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम लोग मेरे पास आकर यहाँ पर मरना चाहोगे। ये बात सुनकर लीजा को ऐसा लगता है कि जॉबिन काफी ज्यादा एरोगेंट है और फिर लीजा अपने ऑफिसर को आगे भेजते हुए कहती है जाओ उस बच्चे को पकड़ लाओ। और ये बात सुनकर वो ऑफिसर भी आगे बढ़ जाता है और जॉबिन भी ये देखकर अपने फिंगर को किसी गन की तरह पॉइंट करते हुए कहता है बैंग। और जॉबिन के इतना कहते ही वो सोल्जर वहीं पर मारा जाता है। और ये सीन देखकर लीजा भी काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि वो सोल्जर वहीं पर गिर गया था। और फिर नीचे आकर लीजा उस सोल्जर के नफ्स को चेक करती है तो वो देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि वो सोल्जर वहाँ पर मारा गया। लीजा ये चीज से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर जॉबिन से चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुमने इसके साथ क्या
क्या किया। तो ये बात सुनकर जॉबेन लीजा से कहता है, मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले ही वार्न किया था, तो क्या तुम भी आगे बढ़कर इसे ट्राई करना चाहती हो। और साथ ही जॉबेन ये भी देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि लीजा नीचे आ गई थी लेकिन उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। पर तभी लीजा के माथे पर एक क्रॉस का मार्क आ जाता है और फिर जॉबेन से कहती है, अब मैं समझी, ये एरिया बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसलिए मुझे ये देखकर कोई भी शक नहीं हो रहा है कि आखिर तुम यहाँ पर भागकर क्यों आए हो। और यहाँ पर लीजा के पीछे एक बहुत ही बड़ा डिवाइन एंजल खड़ा होता है जो कि ऐसा लग रहा था कि उसका कंपेनियन बीस्ट है और इस जगह के वेट पावर से लीजा को प्रोटेक्ट कर रहा था। जॉबेन उस एंजल को हैरान होकर देखते हुए कहता है, ये तो वेलहेला की एंजल है, के बारे में लेजेंड में कहा जाता है एक नन हुआ करती थी और उसने अपने सिर को कुर्बान कर दिया था जिससे वो गॉड बन गई। फेडरेशन के सभी डायमेंशनल क्रिएचर में इसको काफी अच्छे से जाना जाता है और जैसा कि फेडरेशन के वेस्टर्न एरिया के बारे में मुझे पता है जहाँ पर फेडरेशन ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पाई थी, तो ये देखकर अब मुझे समझ में आ गया है तो उस समय उन लोगों को क्या मिला होगा। भले इसके पास स्ट्रॉन्ग अटैक पावर क्यों ना हो लेकिन इसके पास यूनिक स्किल है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर हमें इसके यूनिक के बारे में बताया जाता है जो कि ब्रोकन बॉडी है, इसे हर प्रकार के कर्स और इविल से प्रोटेक्ट करती है। लीजा अपने पावर से अपने तलवारों को समन करते हुए जॉबेन से कहती है, जॉबेन मेरे सामने झुककर सरेंडर कर दो और फिर अब मेरे साथ चलो। जो कहते हुए लीजा तेजी से जॉबेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और जॉबेन भी ये देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और आगे कहता है, आखिर वेलहेला एंजल इसकी कंपेनियन बीस्ट कैसे हो सकती है, क्या ये भी एक नन है। लेकिन लीजा तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी जिसकी वजह से जॉबेन अपने स्केलेटन एंड को समन कर उसके स्पाइक से लीजा को उसके अंदर कैद कर देता है। जिसके बाद जॉबेन अपने मन में कहता है, इसके थोड़े आगे चलने पर बुद्धा का पैलेस है, अगर वो 3 सिर वाला बुद्धा भी इससे डील नहीं कर पाया तो मेरे पास अब कोई और चॉइस नहीं बचेगी, तो मुझे हार मानना ही होगा। लेकिन तभी लीजा अपने पावर को रिलीज करते हुए उस स्पाइक को काट देती है और उसकी पावर एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो एनर्जी का स्लैश सीधे जाकर जॉबेन से टकराता है। जॉबेन इस एनर्जी स्लैश की वजह से काफी ज्यादा घायल हो जाता है और पीछे जाकर गिरता है। लीजा भी ये देखकर आगे बढ़ते हुए कहती है, बेचारे मॉर्टल, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो। लेकिन तभी जॉबेन अपने स्केलेटन एंड को लीजा का सामना करने के लिए आगे भेज देता है। ये देखकर लीजा एक इविल सा स्माइल देते हुए उस एंड के ऊपर काफी सारे स्लैश लगा देती है और आगे कहती है, अभी तुम्हारे जैसे मॉर्टल की मेरे जैसे लेजेंडरी पी के साथ लड़ने की हिम्मत कैसे हो सकती है। लेकिन तब हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जॉबेन उस बुद्धा वाले मॉन्स्टर के सामने पड़ा हुआ होता है और जॉबेन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और लीजा जॉबेन को अंदर पड़ा हुआ देखकर जॉबेन से कहती है, अब यहाँ पर तुम्हारा डेड एंड आ चुका है और अब तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते, चलो अब अपने आप को गुड बाय बोलो और अपने लेग को तोड़वा लो जिसकी वजह से तुम यहाँ से भाग ना पाओ। और ये कहते हुए लीजा जैसे अपने पहले कदम को टेम्पल के अंदर रखती है, लेकिन तभी लीजा के माथे पे बना हुआ वो क्रॉस क्रैक आने लग जाते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर हम देखते हैं जहाँ पर वो बुद्धा की आंख दोनों चमकने लग जाती है जिसकी वजह से वो बुद्धा उसको काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है। जॉबेन उस बुद्धा को चेयर करते हुए कहता है, लॉर्ड तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। के बाद जॉबेन वहाँ से उठ के खड़ा होने लगता है और लीजा की हालत देखकर अपने मन में कहता है, ये अभी बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, इसलिए मुझे इसकी ऐसी हालत पर ही इसे जान से मार देना चाहिए। जो कहते हुए जॉबेन अपने सिल्वर फ्लाई एंड को समन करता है जिससे वो मार सके और फिर जॉबेन अपने सिल्वर फ्लाई एंड के डीमन ब्लड नीडल का इस्तेमाल करते हुए सीधे लीजा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लीजा अपने कंपेनियन बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए उस जगह से एस्केप कर जाती है। जॉबेन ये देखकर गुस्से से कहता है, नहीं, वो यहाँ से भागकर निकल गई। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर हम लीजा को देखते हैं जो पत्थर के सहारे टेक लेकर खड़ी हुई होती है और वो काफी ज्यादा घायल होती है और वो अपने मन में जॉबेन को गालियां देते हुए कहती है, जॉबेन कमीने, बस तुम मेरा वेट करो, जब मैं तुम्हारे ऊपर फेडरेशन के ऑफिसर का मारने का क्राइम लगाऊंगी उसके बाद आप फैमिली भी मेरे सामने आ जाए तो चाहकर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। लेकिन लीजा की बात इतनी पूरी हो पाती लेकिन तभी उसके माथे पर कोई गन पॉइंट कर देता है और लीजा ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर हमें लीजा के सामने आप फैमिली के 2 लोगों को दिखाया जाता है। मैं आप दोनों को जानते होंगे, एक का नाम टियान जाओ और दूसरे का नाम तो बटलर है। और फिर बटलर लीजा से बोलता है, अगर क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो मिस लीजा क्या आप हमें बता सकती हैं। और लीजा टियान जाओ को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और आगे कहती है, आखिर ये टियान जाओ यहाँ पर क्या कर रहा है। वो टियान जाओ को वहाँ पर देखते हुए कहती है, वार्डन आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो टियान जाओ लीजा से कहता है, आखिर तुम्हारी सनसेट एकेडमी में एक स्टूडेंट को मारने के लिए उसका पीछा करने की हिम्मत कैसे हुई, आखिर ऐसा कौन है जिसने तुम्हें इतनी ज्यादा हिम्मत दी। लेकिन लीजा टियान जाओ से घबराते हुए कहती है, रुक जाओ, इस ऑपरेशन के ऑर्डर तो हाउस वॉर रिप्रेजेंटेटिव ने दिए थे, अब भले ही तुम सामने आ जाओ मगर इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी वो
बटलर लीजा से कहता है हमारे वार्डन ने कुछ सवाल पूछा है तो तुम सीधा उसका जवाब दो, ये सब फालतू की बातें करना बंद करो। तो लीजा चिल्लाते हुए कहती है वो टारगेट जिंदा और जियान से मिला हुआ है और तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। लीजा की इतनी ऊंची आवाज बोलने पर वो बटलर उसके पैर पे गोली मार देता है जिसकी वजह से वो घायल हो जाती है और लीजा दर्द के मारे चिल्ला रही होती है और फिर उस बटलर से कहती है आखिर तुम जैसे कमीनों की मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई। तो ये बात सुनकर वो बटलर लीजा के दूसरे टांग पर भी गोली मार देता है जिसकी वजह से उसके दोनों पैर घायल हो जाते हैं। लीजा दर्द से कराते हुए जमीन पर लेट जाती है और वो बटलर गुस्से से चिल्लाते हुए लीजा से कहता है क्या तुम एक बंदर हो, क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ में नहीं आती कि आखिर तुमसे क्या पूछा गया है। जिसके बाद वो बटलर लीजा के चेहरे के नीचे गन पॉइंट करते हुए कहता है और एक इविल मुस्कान से आगे बोलते हुए कहता है अब फिर से तुम कुछ बकवास करने की कोशिश करो और इस बार मैं हमारी सारी गोलियां तुम्हारे मुंह के अंदर डाल दूंगा। लेकिन टियान जाओ अपने बटलर से कहता है इसके ऊपर समय बर्बाद करना बंद करो, जल्दी से इसे मार दो और इसके बाद इसका सीनियर यहाँ पर आकर इसका बॉडी यहाँ से ले जाएगा। और टियान जाओ की ये बात सुनकर लीजा की हालत खराब हो जाती है और घबरा कर चिल्लाते हुए कहती है रुक जाओ, ये ऑर्डर मेरे सीनियर क्वान सी युआन का था, उसी ने मुझे यहाँ पर आने के ऑर्डर दिए थे। ये बात सुनकर वो अपने बटलर सैन को ऑर्डर देता है और फिर उस बटलर को आगे समझ में आ जाता है कि अब उसे आगे क्या करना है। और फिर वो बटलर वहाँ से कॉल करता है जहाँ पर वो सीनियर फोन उठाता है। तो सीनियर फोन उठाते हुए कहता है हेलो कौन है, और वहाँ से टियान जाओ की आवाज आती है जो सीनियर से कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है जिससे तुम ये देख सकते हो कि अकेडमी के अंदर कोई भी क्राइम को कमिट करता है तो उसे उसी जगह पर जान से मार दिया जाता है। जिसके बाद हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टियान जाओ कहता है समय पूरा हो चुका है, अब इसे मार डालो। और वो बटलर लीजा के माथे पर बंदूक लगाकर उसे मारने वाला होता है और ये देखकर लीजा घबराते हुए रोने लग जाती है। लेकिन तभी उसका सीनियर चिल्लाते हुए वहाँ पर आता है और कहता है रुक जाओ, उसे मत मारो। और साथ ही नीचे उतरते हुए अपने मन में कहता है आखिर इस बेवकूफ लीजा ने इसे प्रोवोक कैसे कर दिया। सीनियर वहाँ पर आते ही टियान जाओ से कहता है वार्डन प्लीज रुक जाओ। जिसके बाद टियान जाओ को शांत करते हुए कहता है वार्डन अगर आप इस ऑपरेशन से नाराज हैं तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। असल में लीजा रिप्रेजेंटेटिव मेंबर में से एक की लड़की है जो कि उससे काफी ज्यादा जलती और नफरत करती है, इसलिए ऑर्डर के मिलते ही वो पागल की तरह एक्ट करने लगी। प्लीज मेरे ऊपर एक बार एहसान कर इसको माफ कर दीजिए। तो टियान जाओ उस सीनियर से पूछता है आखिर कौन से सीनियर ने तुम्हें ये ऑर्डर दिए थे और आखिर इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता। तो वो सीनियर टियान जाओ को बताता है वार्डन फेडरेशन काफी ज्यादा लंबे समय से टियान जाओ के ऊपर नजर बनाए रखी थी और हम लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और सिर्फ केवल जॉबेन ही इसका एक इकलौता एविडेंस है जिससे हम टियान जाओ के पास पहुंच सकते हैं। हम लोग केवल सिर्फ जॉबेन को इनवाइट करना चाहते थे जिसकी वजह से वो हमारी इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद कर सके। लेकिन तभी लीजा का सीनियर कुछ सोचकर टियान जाओ से कहता है वार्डन आपने भी पहले जॉबेन को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की है और आपको भी पता है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये बात सुनते ही टियान जाओ को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है हाँ मुझे पता है कि जॉबेन अपनी तरफ दिक्कतों को खींचता रहता है लेकिन वो कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं है जिसे हम अपनी लाइफ से इस तरीके से निकाल दें। तो उसका सीनियर टियान जाओ की बात सुनते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हम लोगों ने हमारी लाइन को काफी ज्यादा क्रॉस कर दिया है। जिसके बाद टियान जाओ वहाँ से जाते हुए कहता है तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे एटीट्यूड काफी ज्यादा बुरे हैं और तुम इस लड़की को अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें इसकी कल्टीवेशन को पूरी तरह से बर्बाद करना होगा। और ये बात सुनते ही उसका बटलर अपने हाथ में एक चाकू निकालता है और उसके मेडिन पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। और उसका सीन ये देखकर टियान जाओ को समझाते हुए कहता है लीजा एक फेमस फैमिली से आती है और आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो टियान जाओ उससे कहता है क्या तुम्हें पता है कि आखिर मुझे गॉड ऑफ वॉर क्यों कहा जाता है। बात सुनकर लीजा का सीनियर कहता है नहीं प्लीज मुझे बताइए। तो टियान जाओ उसको गुस्से से घूरते हुए कहता है क्योंकि अगर पूरा हेवन भी राइट साइड में होगा तो मैं उसके लेफ्ट साइड में ही रहूंगा, यानी कि अगर पूरी दुनिया एक तरफ रहेगी तो मैं उसके दूसरे साइड खड़े रहूंगा। यानी कि सीधी सीधी ये बात है कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन टियान जाओ को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आखिर क्या चल रहा है। और फिर हमें जॉबेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बुद्धा सिटी के अंदर होता है, जहाँ पर जॉबेन अपने मोबाइल में टाइम को देखते हुए कहता है काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है लेकिन आखिर वो कमी नहीं अभी तक वापस क्यों नहीं आई। शायद क्या वो सच में यहाँ से भाग गई है, क्योंकि जॉबेन काफी ज्यादा डरा हुआ था इसलिए आधे घंटे से यहीं पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ से जाकर अपने कई सारे साथियों को यहाँ पर लेकर आएगी, इसलिए वो इसी बुद्धा सिटी में छुपा हुआ था ताकि वो यहाँ से उसको लेकर ना जा सके। और वैसे भी इसकी पावर आप लोगों ने देखी होगी, अगर यहाँ पर कोई भी इमोर्टल या मोर्टल आदमी आता है तो तुरंत ही मारा जाता है हमारे जॉबेन को छोड़कर। लेकिन अभी काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका था की वजह से जॉबेन ऊपर जाते हुए कहता है अगर वो वापस नहीं आने वाली तो चलो सबसे पहले जाकर ऊपर की तरफ देखते हैं कि आखिर सिचुएशन कैसी है। वहीं पर जॉबेन एलिवेटर में खड़ा हुआ अपने स्केलेटन एंड के बारे में सोच रहा था। भले ही उसे कितनी सारी चोट लग गई हो लेकिन मैं उसे कुछ समझ
तक अंदर ही रखूंगा जिससे वो अपने गाँव को हिल कर सके। लेकिन अभी मुझे बाहर जाकर इस सिचुएशन को सॉल्व करना होगा और ये सबसे निकल कर ली जुयान को ढूंढना होगा जिससे मैं इसके बारे में डिस्कस कर सकूं। पर जैसे ही लिफ्ट का गेट खुलता है जहाँ पर सामने बटलर खड़ा होता है जो ज़ाओ बैन को देखते हुए कहता है, तो यंग मास्टर ज़ाओ बैन, आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए। मैं आपका काफी ज्यादा लंबे समय से इंतजार कर रहा था। ज़ाओ बैन बटलर को देखते हुए कहता है, क्या आखिर आप मुझे यंग मास्टर क्यों बोल रहे हो? तो बटलर ज़ाओ बैन को ग्रीट करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैडम लैंड ने वार्डन को भेजा है जो आपको लेने के लिए बाहर खड़े हुए हैं। मैडम लैंड के बारे में सुनकर ज़ाओ बैन थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि उसे पता है कि वार्डन और कोई नहीं उसका स्टेप ब्रदर टियान ज़ाओ है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन जहाँ पर टियान ज़ाओ की कार को देखते हैं जहाँ पर टियान ज़ाओ और ज़ाओ बैन आजू बाजू बैठे हुए थे लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बातें नहीं करते जिसकी वजह से कार शांति से आगे बढ़ रही होती है। लेकिन तभी टियान ज़ाओ ज़ाओ बैन से कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन ज़ाओ बैन उसे ये तो नहीं कह सकता है कि मेरा काफी ज्यादा बड़ा तो दुश्मन है। इसलिए ज़ाओ बैन उसे चिड़चिड़े मुंह से कहता है, हाँ ठीक है, और फिर अपने मन में सोचते हुए कहता है, तुमने तो वैसे ही मेरे पूरे फ्यूचर को बर्बाद कर दिया था जिसकी वजह से मैं एंट्रेंस एग्जाम को देते देते बचा था और अब तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। देखो मुझे इस चीज से बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि आखिर तुम मुझे किस तरीके से देखते हो, लेकिन ये बात याद रखना, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से एक्नॉलेज नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है जिसकी वजह से तुम आजिन को रिप्लेस कर सको। तो उसकी बात सुनकर ज़ाओ बैन कंफ्यूजन के साथ उससे कहता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम सही से बोल सकते हो? तो ये देख कर टियान ज़ाओ को समझ में आ जाता है कि ज़ाओ बैन को इस सब के बारे में नहीं पता है, इसलिए वो ज़ाओ बैन से कुछ भी नहीं कहता। और ये देख कर ज़ाओ बैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने मन में कहता है, मुझे लगता है इस कमीने को फिर से किंडरगार्टन में जाकर फिर से सीखना चाहिए कि आखिर सबसे पहले लोगों से किस तरीके से ढंग से बात करते हैं। तो फिर इसके आगे मिलते हैं हम लोग शायद से कल।